स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपकी क्लास 9th का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2। पार्ट 1 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। जैसे इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में, अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro, playing this instrument. तो जैसे ही आप सहनाई के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? कोई शादी, कोई फंक्शन, है ना, जिसपे सहनाई बजाई जाती है। सहनाई क्या है? शादियों में बजाई, जब भी सहनाई का नाम आता है तो शादी की इमेजिनेशन पहले ही आती है, क्योंकि पहले शादी में सहनाइयाँ बजती थी, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप कोई चीज़ अगर इमेजिन करोगे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो एक बहुत ही फेमस सहनाई वादक रहे हैं और इनको कई तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, तो इनके बारे में आप सोचोगे। तो यही सब सहनाई के बारे में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से वो आगे पॉपुलर हुई और किस तरह से बिस्मिल्लाह खान अपने लाइफ में सहनाई को उन्होंने अडॉप्ट किया और आगे चल के इतने सारे अवार्ड अचीव किए। तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है किस तरह से वो रिलीजन के, धर्म की बाउंड्री से उभर करके उन्होंने हिंदू मंदिरों में जा करके गाना गाया, भगवान के यहाँ जा करके सहनाइयाँ बजाईं। तो ये सारी चीज़ें एक इंस्पिरेशन है कि हम अपनी जाति की बाउंड्री से निकल करके किस तरह से आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैप्टर को और सीखते हैं इससे जो कुछ भी हमको सीखने को मिलता है। पैराग्राफ 1। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill and unpleasant sound. Emperor जो औरंगजेब थे, उन्होंने प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, पुंगी नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको अपने दरबार में बजाने से बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी पुंगी की, वो बड़ी श्रिलिंग सी थी, बड़ी अनप्लीजेंट लगती थी। पुंगी भी एक तरह की, जितनी भी पाइप टाइप की होती हैं, जैसे बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई, बीन हो गई, है ना। तो तब तो सहनाई नहीं थी, लेकिन बीन आप कह सकते हो। तो बीन विन टाइप की जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको पुंगी कहा जाता था। तो उसकी जो आवाज़ थी उनको बड़ी ही अनप्लीजेंट लगती थी, इसलिए उन्होंने उसको अपने दरबार में बजाने से बैन कर दिया। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीड इट नॉइस मेकर। पुंगी को नॉइस मेकर के नाम से फेमस हो गई कि ये जो है साउंड शोर करती है, तो किसी को उसकी साउंड पसंद नहीं आती थी। Few had thought that it would one day be revived, लेकिन कुछ लोग का मानना था एक दिन ऐसा आएगा जब फिर से इसका प्रचलन आएगा और ये फिर से रिवाइव्ड होगी। तो एक बार्बर था, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। उसकी जो फैमिली थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी, ठीक है। वो वैसे तो एक बार्बर था, एक नाई था, लेकिन फैमिली उसकी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी। वो हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेसेस, तो वो लोग रॉयल पैलेस में म्यूजिक गाया बजाया करते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उस बार्बर ने डिसाइड किया कि जो पुंगी है उसके टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और इम्प्रूव करके राजा के दरबार में बजाया जाए, तो शायद वो फिर से रिवाइव हो सके। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. तो उसने एक नेचुरल लकड़ी ली, ठीक है, जो कि पुंगी से थोड़ा सा लंबी थी और अंदर से हॉलो थी, मतलब खोखली थी, ठीक है। उसको लिया जो कि पुंगी से ब्रॉड भी थी, मतलब कि चौड़ी भी थी और लॉन्ग भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो जैसे कि आपने बांसुरी पे देखा होगा, फ्लूट पे किस तरह से होल्स होते हैं, तो उसी तरह से उसने उस पे पूरे 7 होल्स बनाए। When he played on it, जब उसने उसको बजाया, it closing and opening some of these holes, उन होल्स को बंद करके और ओपन करके, कुछ को बंद कुछ को ओपन करके जब उसने साउंड को बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उससे बहुत ही अच्छा सा और बड़ा ही मधुर साउंड निकला। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. फिर उसने जाकर के राजा के दरबार में जो भी रॉयल लोग थे उनके सामने जाकर के उसको बजाया और सभी लोग उसकी जो टोन थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए।
द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये क्योंकि पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उससे लंबी भी थी ये और ब्रॉडर भी थी, तो इसलिए इसका नया नाम भी देना था और इसका साउंड भी ज़्यादा अच्छा था, तो इसका नया नाम रखने की बात हुई। अब इसका नया नाम कैसे पड़ा, इसकी एक स्टोरी है। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड प्लेड बाय अ नाई, शाह यानी कि सह, नाई, तो सहनाई इसका नाम रख दिया गया। मतलब कि शाह के दरबार में, शाहजहां जो थे उनके दरबार में बजाया गया इसलिए सह, और एक नाई के द्वारा बजाया गया इसलिए नाई, सहनाई इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो इसका ये नाम किसके बेसिस पे पड़ा, उसके जो बनाने वाले थे और जिनके दरबार में बजाया गया था उनके आधार पे बनाया गया। आगे चलते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो सहनाई का जो साउंड था वो बड़ा ही शुभ माना जाने लगा। मतलब कि जब भी कोई शुभ अवसर होता था तो सहनाई बजाई जाती थी, जैसे कि शादी हो गई है ना, तो इस तरह से जितने भी शगुन वाले अवसर होते थे उसमें सहनाई बजाई जाती थी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग हो वहां पे सहनाई बजती है, साथ में मंदिरों में बजाई जाती है। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। पहले के समय में जब राजाओं के दरबार हुआ करते थे तो ये नौबत में, सहनाई नौबत में शामिल थे। नौबत क्या है, 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी कि 9 ऐसे वाद्य यंत्र जो राजा के दरबार में सबसे फेमस माने जाते थे, तो उनमें से ये नौबत में शामिल थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अभी जल्द ही से, हाल ही से, जब से राजाओं का ये सब सिस्टम खत्म हुआ उसके बाद से ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में फेमस रह गई। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको क्लासिकल स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों से इसको परिचित कराया और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार किया। इवन फॉरेन तक की इन्होंने इसका प्रचार किया। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑफ द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव। दुमराव के एक प्राचीन स्टेट में वो जो 5-year-old बिस्मिल्लाह खान थे, जब वो छोटे थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पे, दुमराव कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, और पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था, भगवान श्री कृष्ण का टेम्पल था, वहां पे वो जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैत, वहां पे जो भोजपुरी चैत होते थे उनको गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और चैत गाने के वजह से उनको एक प्राइज भी मिला। क्या प्राइज में मिला उनको, 1.25 kg का, लगभग 1.25 किलो का लड्डू उनको एज अ प्राइज वहां के जो महाराजा थे उन्होंने दिया। दिस हैपेंड 80 years ago। ये जो घटना है ये 80 साल पहले हुई थी। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो वो तो एक समय था जब उन्होंने एक प्राइज के रूप में, ये उनकी शुरुआत थी जब उन्होंने पहला लड्डू जीता था प्राइज के रूप में, और वहां से उनकी प्राइज जीतने की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है और आगे चल करके उन्होंने बहुत सारे प्राइज अर्न किए और उसी में एक शामिल था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belong to a well-known family of musician from बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 में हुआ था और ये एक बहुत ही वेल नोन फैमिली, म्यूजिशियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फैमिली के जो फादर थे और इनके जो ग्रैंड फादर थे वो सभी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल कोर्ट्स में गाने गाते और इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए चले आ रहे थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the सहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। इनके जो दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सहनाई प्लेयर। उनके फादर और बाकी लोग भी काफी महान सहनाई प्लेयर हुआ करते थे। The young boy took
to music early in life. तो इसी वजह से बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने जीवन के बड़े ही शुरुआती दौर पर म्यूजिक को अपनी लाइफ में अपना लिया। क्या होता है, जब आपके फैमिली में कोई लगातार किसी काम में लगा चला आ रहा है, आप उसको देख देख के वो चीज आपके अंदर से आ जाती है ना, आप बचपन से ही उसको सीख जाते हो, या ये कह लो कि वो आपके खून में होती है। तो आपको उस चीज सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक साइंस में, वो साइकोलॉजी में कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है बच्चे के अंदर। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो जन्म से ही मौजूद होती है। उसी तरह यहाँ पे भी है कि वो ऐसा होता है कि आपके फैमिली से अगर कोई चीज चली आ रही है तो आपको उसको सीखने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. तो जब ये 3 साल के थे तो इनकी जो मदर थी, इनको इनके मैटरनल अंकल यानी इनके मामा जी के यहाँ बनारस में, वाराणसी में ले गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल को यानी कि अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे सहनाई को, तो ये बहुत ही ज्यादा उसको देख करके फैसिनेटेड होते थे, उसकी ओर आकर्षित होते थे। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श, उनका नाम था अली बख्श। तो जल्दी उन्होंने अपने अंकल अली बख्श को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। कहाँ पर? विष्णु टेम्पल में वो गाना गाते थे, वहां पे सहनाई बजाते थे, तो विष्णु टेम्पल में उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो भी उनके साथ विष्णु टेम्पल में जाया करते थे। वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहां पर बक्स जो है सहनाई बजाते थे। Ali Bucks would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. तो अली बक्स जिस वक्त सहनाई बजा रहे होते थे तो बिस्मिल्लाह वहीं पर घंटों तक बैठे रहते थे और बैठे रह करके उनको देखते रहते थे और उनसे सीखते रहते थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीमे धीमे उन्होंने भी उस पे लेसन, अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया सहनाई बजाने के लिए, और धीमे धीमे उन्होंने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। पूरे पूरे दिन उसकी वो प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो जब भी इनको अकेले में प्रैक्टिस करनी होती थी तो या तो ये बालाजी टेम्पल जाते थे, मंगला मैया के मंदिर जाते थे, और साथ ही में सबसे अच्छी जो जगह थी वो गंगा नदी के किनारे, उसके जो नदी का किनारा होता था वहां पे नदी के साउंड के साथ साथ ही अपने, जब भी उनको अकेला चाहिए होता, सॉलिट्यूड में उनको करना होता था, तो वहां पर जाते थे और जाकर के अपनी सहनाई की प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग। तो जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था गंगा माता का, तो वो उनको उनके राग क्रिएट करने में, जो साउंड से जो राग निकलते हैं वो क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता था, उससे उनको सीख मिलती थी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। तो शुरुआत में सहनाई में इस तरह से राग नहीं निकला करते थे, लेकिन इन्होंने गंगा जी के आवाज को सुन सुन के, उसके बहते हुए पानी को सुन सुन के कई तरह के राग निकालना शुरू किया। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। फिर जब वो 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ कहाँ गए? बिस्मिल्लाह जो है उनके साथ गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। तो उनके जो अंकल थे उस्ताद फैयज खान, उन्होंने उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, जब वो जो प्रोग्राम थी, कॉन्फ्रेंस थी, जब वो उसकी एंड हो गई तो उन्होंने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा कि वर्क हार्ड करो, तुम जल्द ही सीख जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह की लाइफ में यहाँ पे एक बड़ा पड़ाव आया। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो रेडियो में इनके सहनाई की जो धुन है वो सुनाई दी जाती थी, मतलब कि रेडियो में इनके प्रोग्राम लगते थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान को पहला सौभाग्य मिला कि वो अपनी सहनाई से भारत को ग्रीट कर सके। He poured his heart out into राग काफी। उन्होंने अपने पूरे हार्ट में जितनी भी क्षमता थी उसको लगा करके सहनाई से एक राग काफी निकाला। The Red Fort to an
audience, which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. फिर उसके बाद वहाँ पे जो ऑडियंस थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे. उन्होंने बाद में अपनी एक स्पीच डिलीवर की जिसका नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. आगे देखते हैं. बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो बिस्मिल्लाह खान ने आगे चलकर बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी. कुछ इंडिया में भी थी और कुछ इंडिया से बाहर भी थी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was to taken in by the maestro. that maestro means क्या होता है? कलाकार. that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. तो वहाँ के जो राजा थे अफगानिस्तान के किंग जाहिर शाह, तो उन्होंने इनके कला से प्रसन्न होकर के खुश होकर के इनको एक बहुत ही पर्सियन की एक बहुत ही महंगी और अच्छी एक कारपेट थी वो इन्होंने गिफ्ट के रूप में दी और भी कई सारी चीजें इनको गिफ्ट के रूप में सम्मानित करते हुए दिया. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक. केवल यही एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से फैसिनेटेड हुए, बल्कि और भी बहुत लोग थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई. एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी उनके साउंड से बहुत ज़्यादा फेमस हुए और उन्होंने उनके साउंड के नाम पर एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी सहनाई. उन्होंने एक मूवी बनाई. आगे देखते हैं. द फिल्म वॉज अ हिट, और ये जो फिल्म थी काफ़ी हिट हुई. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. तो एक यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. तो ये जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. तो इस दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू. लेकिन बिस्मिल्लाह खान को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना. आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइज. लेकिन बिस्मिल्लाह खान का कहना था कि ये जो फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर है ये एक आर्टिफिशियल है, दिखावा है, बनावटी है और मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता. तो वो उसकी ओर उन्होंने अपना रुझान नहीं जताया. एक दो फिल्म बनी, गाने वाने बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां से अपना ट्रेंड हटा लिया. आगे देखते हैं. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस कम थिक एंड फास्ट. अब उनकी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स बहुत ही फास्ट आ रहे थे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पहले व्यक्ति बने जिनको अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए मौका मिला, इनको इनवाइट किया गया. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the ओसाका ट्रेड फेयर. कई सारे इन्होंने सम्मेलनों में भाग लिया. So well known did he became इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर. दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान. तेहरान में एक इनके नाम के ऊपर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो इनके नाम पर ये नाम रखा गया. आगे देखते हैं. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. तो जितने भी तरह की ये अवार्ड थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest, his eyes glittering with rare happiness, he said. जब वो अवार्ड इनके चेस्ट पर चमक रहा था तो इनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि म्यूजिक जो है वो हमारे भारत का सबसे रिच ट्रेडिशन है.
इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और यहाँ तक कि जो विदेश के लोग हैं वो भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी हमारे म्यूजिक की ओर अपना ट्रेंड दिखा रही हैं, वो भी उनको सीखना चाहती हैं और उसका सम्मान कर रही हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव। उनको कहीं भी, और वो पूरी दुनिया में कहीं भी घुमाएं, लेकिन उनको जो सुकून है वो सिर्फ अपने गांव में वापस आकर के, या तो बनारस में या तो दुमराव में वापस आकर के ही मिलता था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनके लिए दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Sehnai school in the USA। इनका एक स्टूडेंट था, इनका एक छात्र था जो इनसे कहता था कि आप यूएसए में सहनाई स्कूल में सिखाइए, अब वहाँ पे चलिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो उसने ये भी वादा किया कि बनारस के जैसा पूरा माहौल वो वहाँ पर बना के इनको देगा, यूएसए में कई सारे मंदिर वगैरह भी बना देगा, बिल्कुल वैसा ही माहौल बना के देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पे क्रिएट कर सकता है। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसीलिए उन्होंने बाद में कहा, जब भी मैं किसी विदेश कंट्री में होता हूँ तो मुझे भारत की याद आती रहती है। While in मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब भी मैं मुंबई में ही होता हूँ तब भी मुझे बनारस की याद आती है। द हॉली गंगा, क्यों? गंगा नदी की वजह से, उनको गंगा नदी के किनारे से बड़ा ही प्रेम था। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव। और जब मैं वहाँ पे होता हूँ बनारस में तो मुझे दुमराव की याद आती है। आगे देखते हैं। शेखर गुप्त, व्हेन partition happened, did not you and your family think of moving to Pakistan? बिस्मिल्लाह खान, God forbid me। तो शेखर गुप्त ने उनसे पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनसे पूछा कि क्या तुम अपने फैमिली को लेकर के पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हो? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, भगवान मुझे माफ करे, मी लिव इन बनारस, मुझे बनारस में ही रहने दें। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ। तो जब भी पाकिस्तान जाते थे, गए कुछ समय के लिए, तो पाकिस्तान के लोगों से नमस्कार और भारत के लोगों से सलाम वालेकुम कहते थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जाति और धर्म की बाउंड्री से काफी ऊपर थे। आज हम सभी भी इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति का, और इनसे कुछ सीखना चाहते हैं कि कुछ सीख मिले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के धरोहर, जो भारत की जो रिच धरोहर जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उनके जैसा एक मुस्लिम व्यक्ति वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर के सहनाई बजाते थे। तो कितनी अच्छी बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19। 90 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मतलब एक दिन का इन्होंने राष्ट्रीय शोक भी इनकी मृत्यु पर घोषित किया गया। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ इंग्लिश दुनिया चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।